हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जल के विषय में हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने जल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, जल हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, पोषण विज्ञान की दृष्टि से या पोषक तत्व की दृष्टि से जल कितना महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन किया। जल का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं इसको हमने विस्तार से पढ़ा था और हमारे शरीर को जल किन किन साधनों से प्राप्त होते हैं ये अध्ययन किया था। अब इस चैप्टर का शेष भाग जिसमें हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जल की प्राप्ति के साधन तो हमने देखे, निष्कासन के साधन क्या है, वाटर बैलेंस क्या है, कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में अब अध्ययन करेंगे। करके वो अपने वजन पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि इससे पेट तो भरेगा लेकिन हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी ज्यादा। अब हमारे शरीर से हमने ग्रहण कैसे करते हैं, स्रोत मैंने बता दिया। अब निष्कासन कैसे होता है। निष्कासन हमारे शरीर के अंदर होता है गुर्दों के माध्यम से, किडनी जिसको हम कहते हैं, जो कि मूत्र उत्पादन करती है। हमारे शरीर के जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो मूत्र के अंदर घुल के बाहर निकल जाते हैं। और कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति जो है वो उसके अंदर लगभग 1500 से 2000 मिलीलीटर प्रतिदिन वो मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है। और लेकिन मूत्र की मात्रा जो होती है वे व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किए जल पे, वातावरण में गर्मी कितनी है, व्यक्ति की शारीरिक दशा कैसी है, तो उस पर निर्भर करेगा। अगर किसी के शरीर में पसीना ज्यादा आता है तो मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी और मूत्र के द्वारा 4% यूरिया भी उत्सर्जित होता है। ठीक है ना। और जब मूत्र की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, कम बनेगा, तो यूरिया निष्कासित नहीं होगा और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। इसको कहते हैं ना किडनी फेल हो जाती है। तो बच्चों यही होता है कि हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ने लग जाती है। फिर दूसरा स्रोत, दूसरा माध्यम जो है वो निष्कासन का, वो है त्वचा। त्वचा से आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में पसीना होता है, पसीना निकलता है। और ये कितना पसीना निकलेगा ये डिपेंड करता है मौसम कैसा है, तापमान कैसा है, व्यक्ति कितनी क्रियाशील है, एक्टिविटी ज्यादा करेगा तो ज्यादा होगा। शारीरिक संरचना, किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, किसी को कम आता है। और सामान्य परिस्थितियों में ये 400 से 500 ml प्रतिदिन निकलता है। तीसरा जो माध्यम है जिससे जल निष्कासित होता है हमारे शरीर से, वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत जहाँ पे मल के माध्यम से निष्कासित होता है, लेकिन इसमें बहुत न्यूनतम मात्रा होती है। कहते हैं कि बड़ी आंत के अंदर जब भोजन होता है उसके अंदर 7 से 8 लीटर तक जल होता है। किस रूप में? जठर रस, आंत रस, लार रस वगैरह वगैरह के रूप में। लेकिन उनमें से अधिकांश वापस अवशोषित हो जाता है और लगभग मल के माध्यम से सामान्य स्थिति में 100 मिलीलीटर प्रतिदिन के अनुसार निकलता है। फुफ्फुस, हमारे जो हम सांस लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़े जो हैं ये भी जल का निष्कासन करते हैं। ये आप लोग बच्चों सब लोग जानते हो कि जब अपन लोग हमारा सर्दियों का मौसम होता है तो हम देखते हैं भाप निकलती है, या हम अपनी भाप को अगर किसी ठंडे गिलास के ऊपर छोड़े तो वहां पे पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो हम शरीर के अंदर जो हवा लेते हैं और जो हवा बाहर डालते हैं, तो बाहर जो फेंकते हैं वो ज्यादा आर्द्र हो जाती है, ज्यादा नम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे शरीर के जल का कुछ अंश भी निष्कासित होता है। और फुफ्फुस से कहते हैं लगभग रोज 400 ml प्रतिदिन जल निष्कासित हो जाता है। अब आपको समझना है शरीर में जल का संतुलन। जल का संतुलन क्या होता है? मतलब हम जो जल ले रहे हैं और जो जल उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर ये एक समान मात्रा में होता है तो ये कहलाता है जल का संतुलन। शरीर में 2 तरह का जल संतुलन हो सकता है, घनात्मक और ऋणात्मक।
घनात्मक कब होगा? जब हमारे शरीर के द्वारा जो जल ग्रहण किया जा रहा है वो ज्यादा है लेकिन हम निष्कासित कम कर रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा? शरीर की उत्तक और तंतु में जल भर जाएगा, व्यक्ति के शरीर में सूजन आ जाएगी। और ऐसा तब होता है बच्चों जब रक्त के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो रक्त में प्रोटीन की कमी होने की वजह से इसका प्रसारण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था क्या होता है, वो सामान्य नहीं रह पाता और उत्तक में जल भरने लगता है और बाह्य कोशीय द्रव की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऋणात्मक जल संतुलन तब होता है जब हमारे शरीर से जल की मात्रा अधिक निष्कासित हो रही है। यदि शरीर से 10% तक जल निकल जाता है तो भोजन का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और इससे क्या होगा? शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, प्लाज्मा और बाह्य कोशियों तरल की मात्रा कम हो जाती है और शरीर के अंदर 15 से 20% कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो क्यों? क्योंकि इस दशा में बाह्य कोशीय रस जो होता है वो सघन हो जाता है। इसकी वजह से उसका गति नहीं हो पाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही हमारे अंतः कोशीय मतलब कोशिका और बाहरी वातावरण जो होता है उसके बीच में वस्तु का आदान प्रदान होता है। तो वो ही नहीं होगा तो कोशिका के अंदर व्यर्थ पदार्थ भरा रह जाएगा और व्यक्ति की इस वजह से मृत्यु हो सकती है। तो ये सामान्य होना चाहिए, ना घनात्मक होना चाहिए ना ऋणात्मक होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जल का संतुलन कैसे बनता है? अब ये प्रश्न उठता है। तो जल का संतुलन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें इतना बढ़िया मैकेनिज्म बनाकर दिया है कि हम प्रतिदिन जो जल ग्रहण करते हैं उसकी मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है, कभी ज्यादा पी लेते हैं कभी कम पी लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जल का संतुलन फिर भी बना रहता है। क्यों? पानी की जो ग्रहण की गई मात्रा है और उत्सर्जन पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर के अंदर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिव टू द स्टेट ऑफ बॉडी वाटर, शरीर के अंदर जो जल है विद्यमान उसके अनुपात में हमारे जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करके रखना जानता है। जब हमारे शरीर के अंदर, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हाइपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क में अवस्थित है, इसको हिंदी में अधश्चेतक कहते हैं। इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस जो है, इसमें जो हमारा तंत्रिका केंद्र है वो इसी कार्य के लिए होता है। क्या होता है बच्चों कि जब हमारे रक्त के अंदर हम पानी ज्यादा पी लेंगे तो हमारे रक्त के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त के प्लाज्मा के अंदर जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे अधश्चेतक मतलब हमारे हाइपोथैलेमस मतलब हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अवस्थित इस तंत्रिका केंद्र को उद्दीप्त कर देता है। तो उसी के अनुसार वो निर्णय लेता है, मस्तिष्क जो है अधश्चेतक जो है निर्णय लेता है। वहां की कोशिकाएं जो होती हैं उसका परासरण ग्राही कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, वही ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने वाली कोशिकाएं, रिसीव करने वाली कोशिकाएं होती हैं और ये रक्त के प्लाज्मा से प्रभावित होती हैं। अब ये क्या करती हैं बच्चों कि जब रक्त के प्लाज्मा में जल कम होता है तो ये हाइपोथैलेमस को मैसेज भेज देती है जिससे हमें प्यास लगती है और हम ज्यादा जल पी लेते हैं तो हमारा वो नॉर्मल आ जाता है। इसी तरह से हमारे जब अधिक हो जाता है तो क्या होता है, ये पश्च पीयूष ग्रंथि के जो पीछे का भाग है उसमें से एक हार्मोन स्रावित होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। यूरेटिक शब्द यूरिन से संबंधित है तो समझ जाइए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे गुर्दों में नलिकाओं द्वारा जल के पुनर्अवशोषण को नियंत्रित करता है। बच्चों आप लोगों ने उत्सर्जन तंत्र अगर पढ़ा हो, मूत्र तंत्र पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा कि हमारे रक्त के अंदर से जब छनन क्रिया होती है किडनीज के अंदर तो बहुत अधिक मात्रा में जल छन कर चला जाता है। तो छने हुए उसके अंदर जब देखा और जो बाहर मूत्र उत्सर्जित हुआ उसके अंदर
अंतर पाया गया तो पता चला कि जो हमारी वृक्क कोशिकाएं होती हैं उसके नीचे जो नलिकाएं होती हैं जहां से छन के जल जाता है, रक्त में से छलके जो जल चला गया, उस नलिका के चारों तरफ फिर रक्त वाहिकाएं होती हैं और वो रक्त वाहिकाएं उस जल का पुनर्अवशोषण कर लेती हैं। समझ में आया? और ये पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया कौन नियंत्रित कर रहा है? हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। और पश्च पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करने का, उसको उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जल का संतुलन बना रहता है। अगर कम होगा तो हम ज्यादा पानी पीने के लिए प्रेरित होंगे और अधिक होगा तो हम कम पानी पीने के लिए प्रेरित होंगे और मूत्र के माध्यम से ज्यादा उत्सर्जन हो जाता है। अब हमारे शरीर में जल की कमी का क्या प्रभाव होता है? कुछ शारीरिक और मानसिक विकार दोनों तरह के उत्पन्न होते हैं, जैसे अशांति, चिड़चिड़ापन। शरीर में वृद्धि की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है क्योंकि अवशोषण, उपापचन सब प्रभावित होंगे। पाचन रसों के निर्माण में असंतुलन हो जाएगा। चय अपचय के बाद उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जन का कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमें एसिडिटी हो जाएगी, अपच हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। और अगर हमारे शरीर से उत्सर्जन का काम नहीं होगा तो रक्त के अंदर व्यर्थ पदार्थ के बढ़ने से रक्त विकार बढ़ जाएंगे। हमारी आंत सही ढंग से काम नहीं कर सकती है, हमारी किडनी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है और बहुत से रोग इसकी वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि अगर उत्सर्जन का कार्य से जो हमारे ताप का ह्रास होता है वो सब नहीं हो पाएगा। जब किसी व्यक्ति को पतले दस्त, उल्टी दस्त, अतिसार, रक्तस्राव, तीव्र ज्वर हो जाता है, तब हमारे शरीर में से जल अत्यधिक मात्रा में निकल जाता है। और जब पानी अधिक मात्रा में निकल गया तो उसके साथ में सारे घुलनशील खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम और जल में जितने भी घुलनशील खनिज लवण है, विटामिन है, वो सब भी शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तब व्यक्ति को साथ क्या होता है? उसका जी घबराने लगता है, चक्कर आते हैं और ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं। तब उसे हम कहते हैं निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की अवस्था। बच्चों, निर्जलीकरण में क्या करते हैं? ORS का घोल लेते हैं। ये इसका बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप होम साइंस के स्टूडेंट को इस बात को ध्यान रखिए। जब हमारे शरीर से 10% तक जल की कमी हो जाती है तो नीचे ऊपर के जो लक्षण आ रहे हैं, जी घबराना, चक्कर आना, इसके साथ साथ त्वचा ढीली पड़ने लग जाती है। और डॉक्टर्स वगैरह कैसे देखते हैं? अपनी त्वचा के ऊपर आप अपनी त्वचा के ऊपर हथेली के पीछे के जो भाग है उसमें चुटकी काट के देखिए, आपकी त्वचा तुरंत सेकंड्स में वापस नॉर्मल हो जाएगी। निर्जलीकरण की अवस्था में जब हम चुटकी भरते हैं तो वो त्वचा ऐसे ही उठी की उठी रह जाती है। तो ये त्वचा ढीली पड़ जाती है, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है, आंखें के अंदर की नमी समाप्त हो जाती है। और अगर इस समय निर्जलीकरण का इलाज नहीं किया जाए तो हमारे हृदय की कार्य क्षमता, उसकी फंक्शन प्रभावित होते हैं और 15 से 20% अगर जल की कमी हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो कमी होना भी बहुत घातक होता है। जल की अधिकता जो है, इसका कारण क्या क्या होते हैं बेटा? अगर हमारी किडनी खराब हो गई, जो उत्सर्जन का कार्य करती है मुख्य रूप से, वो खराब हो जाती है, छनन क्रिया नहीं हो पा रही है ढंग से, तब हो सकती है। जब शल्य चिकित्सा होती है तब क्या होता है? जल के आप देखते हैं हमेशा ग्लूकोज की एक बोतल टंगी रहती है और उसमें से ड्रिप्स लगाई जाती हैं लोगों को। तो उसमें जल प्लस 5% ग्लूकोज का अगर सैलाइन इंजेक्शन देते हैं तब भी जल अधिक हो जाता है शरीर के अंदर। तो उस टाइम पर डॉक्टर्स ये भी देखते हैं, जब भी वो लग रहा होता है तो उसका रोगी का मूत्र त्याग भी देखा जाता है कि मूत्र त्याग उसका समान अनुपात में हो रहा है या नहीं। फिर दवा के अत्यधिक सेवन से, मद्यपान, जो शराब पीते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के जो कि पूरे हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर के अंदर जल के संतुलन को, उसके प्रभाव की वजह से भी उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, हमारी पीयूष ग्रंथि सही कार्य नहीं कर रही, हमारा हाइपोथैलेमस सही कार्य नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से भी जल की अधिकता हो सकती है। और इसका प्रभाव क्या होता है? शरीर फूला फूला, सूजन दिखाई देगी, खिंचा खिंचा लगेगा और रक्त के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन का कमी होने से क्या होता है?
जो रक्त के अंदर प्लाज्मा सीरम के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका परिसारक दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उत्तकों के अंदर जल भर जाता है। जो उत्तकों का जल लसिका वाहिनी से बाहर निकल रहा है वो नहीं निकल पाएगा। और जी मिचलाना, उल्टी होना, नाड़ी संबंधी विकार हो सकते हैं, व्यक्ति भ्रमित, परेशान होना, ये सब होगा। और व्यक्ति को यकृत, हमारे लिवर के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि लिवर से जो भी कुछ उत्सर्जित हो रहा है वो जल के माध्यम से हो रहा है, और उस मेटाबॉलिज्म का पूरी प्रक्रिया जो होती है सबसे अधिक यकृत के अंदर होती है, तो वो इससे प्रभावित होगा, उसके अंदर भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब लोग कहते हैं, कोई कहता है 2 लीटर पानी पियो दिन में, कोई कहता है 5 लीटर पानी पियो। बेटा ये सब चीजें, वैज्ञानिकों का अध्ययन ये बताता है कि पर्सन टू पर्सन व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। एक ही व्यक्ति की अलग अलग समय में, अलग अलग मौसम में आवश्यकता भिन्न हो सकती है। व्यक्ति कितना क्रियाशील है, जो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, ज्यादा एक्टिविटी करेगा, उसको ज्यादा चाहिए। जो बिल्कुल पड़ा हुआ है बिस्तर में, नहीं कर रहा है कार्य, उसको कम चाहिएगा। वातावरण का आप सब लोग जानते हैं, सर्दियों में हम कम जल पीते हैं और गर्मियों में अधिक जल पीते हैं। तो हमारे शरीर को, क्योंकि तापमान को रेगुलेट करना है हमें, रोग अवस्था में भी व्यक्ति की कुछ रोगों में बढ़ जाती है प्यास और कुछ रोगों में घट जाती है। भोजन की प्रकृति, सामान्य भोजन करेंगे तो सामान्य प्यास लगेगी, और अगर हम तला भुना गरिष्ठ भोजन करेंगे तो उसको पचाने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा था ना हम लोगों ने, वसा के ऑक्सीकरण में ज्यादा जल का निष्कासन होता है, उत्सर्जन होता है, निकलता है, तो उसको ज्यादा उसकी जल की आवश्यकता भी होती है। और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान समिति ने बताया है कि अगर हम जितना कैलोरी भोजन का ले रहा है उतना ही मिलीलीटर हमें जल लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर 2500 कैलोरी ले रहा है भोजन के माध्यम से, तो उसको कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना आवश्यक होता है। तो जितना भोजन हो उसकी प्रति कैलोरी 1 मिलीलीटर जल होना आवश्यक है। तो बच्चों, जल वाले चैप्टर में इतना ही। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगली कक्षा में अगली चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, पीडीएफ इसके साथ मैं भेजूंगी, उसको आप पढ़िएगा। कोई समस्या हो तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही आपको स्वयं सूचना मिल जाएगी। नीचे जो राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू की छात्राएं जो हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और सेक्शन जरूर लिख दें, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं। ओके बच्चों, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।